अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। बिल्कुल गर्मी की बात नहीं करेंगे क्योंकि गर्मी तो अब पड़ ही गई है हर जगह, तो उस पर क्या बात करनी। अच्छा, मई में भी अगर गर्मी नहीं पड़ेगी तो कब पड़ेगी? मतलब वो जो एक वेदर पैटर्न्स जब चेंज होते हैं तो सर्दी की तरफ भी हम जा सकते हैं, गर्मी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मॉडरेशन की तरफ जा सकते हैं, बट इट्स हॉट। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जिस खत्ते का मौसम है वहाँ पे उतनी गर्मी तो पड़नी ही चाहिए क्योंकि उसी हिसाब से सारे मामलात सेट हुए होते हैं। और पर्टिकुलरली हमारी इजनास और हमारे फ्रूट्स, और गर्मी में आपको पता है फलों की एक बहुतात आती है, ज़बरदस्त किस्म का। आपको आजकल खरबूजा भी आ रहा है, तरबूज भी आ रहा है, गर्मा भी आ रहा है, चीकू भी आ रहे हैं, आम भी आना शुरू हो जाएंगे। सो विद समर कम्स अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एज़ वेल। अच्छा, मैं एक आपको बताऊं कि हर रोज़ या फिर हर एक दो दिन छोड़ के आप तरबूज का जूस ज़रूर पिएं। मैं कहती हूँ कभी कभार जो ठंड आपको चाहिए होती है ना गर्मी में, वो आपको पानी से नहीं मिलेगी, ठंडे पानी से नहीं मिलेगी, जो तरबूज से मिल जाएगी। और जूस का मतलब ये नहीं है कि आप उसका पल्प जो है वो ज़ाया कर दें, बस आप तरबूज को ब्लेंड कर दें, क्योंकि पल्प अगर आपने ज़ाया कर दिया तो आप सिर्फ चीनी वाला पानी ही पी रहे हैं, एज इन कुदरती शुगर वाला पानी। सो द पल्प इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको याद दिला दें कि पाकिस्तान T20 स्क्वाड जो है वो दौरा आयरलैंड के लिए लाहौर से बरास्ता दुबई आयरलैंड रवाना हो गई है। हमारी टीम शादाब खान और हसन अली आयरलैंड में कौमी टीम को ज्वाइन करेंगे लेटर। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर वीज़ा में ताखीर की वजह से बाद में ज्वाइन करेंगे, अभी उनका वीज़ा जो है वो नहीं आया। पाकिस्तान और आयरलैंड के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज का पहला मैच होगा 10 मई को, यानी इस वीकेंड को पहला मैच हो जाएगा। एंड वी आर ऑल वेटिंग एंड वॉचिंग। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ये तो हम इसकी हम और भी बात करेंगे आज चलकर। लेकिन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुश थी और बनता भी था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से खाइफ रहने वाली PTI को कल सुप्रीम कोर्ट से ही बड़ा रिलीफ मिला है। अदालत ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कोटे की मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को देने का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। और इतना ही नहीं, मखसूस नशिस्तों के कोटे पर रुकने असम्बली बनने वालों को हतमी फैसला आने तक वोट देने से भी रोक दिया है। तहरीक इंसाफ की खुशी तो फिर बनती थी और है भी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो हुकूमत की 2/3 अक्सरियत हवा में तहलील हो जाएगी। सिंपल मेजॉरिटी तो रहेगी, हुकूमत भी रहेगी, लेकिन आइन में तरमीम नहीं की जा सकेगी फिर अगर तो ये सीटें इनसे छिन गईं। असद कैसर तो इतने खुश हुए कि अदालत के जरिए उन्हें अपनी हुकूमत बनती नजर आने लगी। इस मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि 9 मई को PTI जलसे करने जा रही है। अब क्यों करने जा रही है वैसे? 9 मई को बतौर ख़ास जलसे करके तहरीक इंसाफ किसको क्या पैगाम देना चाहती है ये समझ में नहीं आ रहा। वैसे मुशीर कौन है इनके? पहले असद कैसर सुने क्या कह रहे थे। देखिए, बहुत खुश आइंदे कम अज कम सुप्रीम कोर्ट में हमारी सुनवाई हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो ये चाह रहे थे ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह को कम अज कम इसकी इससे तो हवा निकल गई। और जब हकीकत आएगा मुझे उम्मीद है अदालत अगर इस तरह फैसला करेंगे तो बहुत जल्द तहरीक इंसाफ जो है ना हुकूमत में आएगी इंशाअल्लाह। हम मुतालबा करते हैं कि हमने कानून के मुताबिक अपने दिल से जुलूस करने हैं। आप हमारे रास्ते में रुकावट ना डालें, ये हमारा कानूनी आईनी हक है, हम हर सूरत में जलसे करेंगे। ये भी पता करेंगे कि इधर क्या हो रहा है। थोड़ी देर में हमें सेनेटर वलीद विल बी जॉइनिंग अस। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में फैसला साजी का ये हाल है कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा म्यूजिकल चेयर बना हुआ है। काफ़ी अर्से से हम इसकी बात भी कर रहे हैं। पार्टी की सियासी कमेटी ने अफजल मरवत के बजाय शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी, मगर शेख साहब खुद इससे लाइल में, उनको खुद को नहीं पता। सर, मेरे इल्म में नहीं है, ये फैसला इमरान खान साहब के पास है, मेरे इल्म में अभी नहीं है। इमरान खान साहब का जो हुक्म है वो जो कहेंगे पार्टी के लिए हम उसके लिए तैयार होंगे। खान लीडर जो कहेगा उससे कौन आगे पीछे होगा। दूसरी तरफ आपको पता है शेर अफजल मरवत कहाँ पीछे रहने वाले हैं, ये देखते हुए उन्होंने फौरी ट्वीट किया कि यह ओहदा तो नहीं मिलेगा क्योंकि खान ने उन्हें ही नामजद किया है। अंदरूनी सियासत का ये हाल है, मगर नून लीग में भी कुछ आवाज़ें ऐसी उठ रही हैं जो पार्टी के अंदाज़े सियासत से खुश नहीं हैं। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर कल से मौजूए बहस बना हुआ है। ख्वाजा साहब ने लिखा कि मेन स्ट्रीम सियासी जमातों में अंदरूनी जमहूरियत और मुशावरती अमल ना होने के बराबर है। पार्टी लीडरशिप ही फहम फरासत, अक्ल दानिश और इसार कुर्बानी का पहाड़ समझी जाती है, जबकि बाकी सब सेकेंडरी यानी सानवी हैसियत रखते हैं। कई दिहाइयाँ जद्दोजहद के बाद भी पॉलिटिकल शेयर होल्डिंग का कोई तस्वुर नहीं है, विच इज़ सो ट्रू। और सब जब हम ये कहते थे तो शायद
तब यही लोग डिफेंड भी किया करते थे। सभी सियासी जमातें मौका मिलने पर मिलिट्री और जुडिशल स्टैब्लिशमेंट के सामने सजदा रेज होती रहीं और आइंदा भी होती रहेंगी। ख्वाजा साद के बारे में कहा जाता रहा है कि उन्हें मुस्लिम लीग नून का जनरल सेक्रेटरी बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि उनकी बातों का मकसद क्या है, मगर कुछ तो है जो ख्वाजा साहब ज़रा बेचैनी का इजहार कर रहे हैं। बातें तो इन्होंने ठीक कही हैं कि कारकुन जितना भी तन मन धन की कुर्बानी दे दे वो कारकुन ही रहता है और अपना एक क्लोज्ड इनर सर्कल ही है जिसमें तमाम ओहदे या तमाम मरात पाटी जाती हैं। अच्छा जी, सीनियर रहनुमा पीटीआई वलीद इकबाल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आज हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे हैं। वलीद इकबाल साहब, सबसे पहले तो क्योंकि हमें ये खबर कहते हुए थोड़ी सी तशवीश हुई थी तो सोचा सबसे पहले आपसे पूछ लें, ये 9 मई को क्या कोई जलसे का फैसला आप लोगों ने किया है पीटीआई की तरफ से? इसकी क्लैरिटी पहले दे दें। नहीं जी, देखें 9 मई को बुनियादी तौर पे तो 2 चीज़ें हैं। एक तो ये 1 साल पूरा होता है उस गैर कानूनी और गैर आईनी गिरफ्तारी के दिन से कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बानी चेयरमैन को गिरफ्तार भी किया गया और जो सारी दुनिया ने वो देखे उसके इमेजेस, और उसके बाद फिर जो एक रिएक्शन आया या जो एहतजाज हुआ उसमें हमारे कुछ, ये दूसरी बात है, उसमें हमारे कारकुनान जो हैं जो शहीद हुए उनसे इजहार यकजहती, उनकी फैमिलीज़ के साथ जो है इजहार यकजहती और उनके लिए दुआ के हवाले से जो है बस सिर्फ इतना ही हम कर रहे हैं। ऐसी और कोई बात नहीं है उसमें। जो एक पुरअमन और गैर मुसल्लह और आइन के तकाज़ों के मुताबिक एक इज्तिमा या मुजाहिरा होता है, बस वही करेंगे। नहीं, वो तो आपका हक है सर, जमहूरी अख्तार को मलूज़ खातिर रखते हुए आप जब चाहें इज्तिमा करें, मुजाहिरा करें, लेकिन 9 मई इज़ वेरी सिम्बॉलिक। मतलब ज़ाहिर है आपकी अपनी पार्टी के रहनुमा जो कुछ 9 मई को हुआ वो सबके सामने ही है, उसकी मजम्मत भी करते रहे। उसके बाद एकदम से तो किसी ने कोई क्रैकडाउन नहीं शुरू कर दिया। बहुत कुछ हुआ था, बहुत कुछ जला था, बहुत कुछ टूटा था, बहुत सारा कुछ हुआ। और फिर सेंटिमेंट्स जो हैं पीटीआई के फॉलोअर्स के ओवर द पास्ट होल ईयर वो भी काफ़ी बर्न अप होते रहे हैं, तो उसको कंट्रोल किस तरह करेंगे? क्योंकि कंफ्यूजन तो पड़ ही सकती है इस दिन के हवाले से। यस जी, इस दिन के हवाले से एक नैरेटिव ज़रूर बिल्ड करने की कोशिश की गई जो कि पीटीआई दुश्मन नैरेटिव था। उसका तो एक नतीजा हमारे सामने आ गया जब 8 फरवरी को वोटिंग हुई। उसके बाद जो वोटिंग के साथ किया गया वो एक अलग बहस है, मैं उस पर नहीं जाता। लेकिन हमारी पीटीआई की तरफ से, और ये हमारे बानी चेयरमैन ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक वाज़ेह ख़त में जिक्र भी किया है, मुतालबा भी किया है इसका कि 25 मई 2023 से हमारी एक पिटिशन जो है वो इंतज़ार में है कि उसमें क्या इस्तदा की गई है कि ये सारे जो वाक़यात हैं, आप कह रहे हैं बड़ा सिम्बॉलिक है। वायलेंस की या तशद्दुद की तो सब मज़म्मत करते हैं, लेकिन उसके मुहर्रकात क्या थे, वो किस तरह हुआ और किस तरह उस नहज तक पहुंचा, उसके लिए एक शफाफ जो है इंक्वायरी के लिए जो इस्तदा की गई है वो अभी तक जो है सुप्रीम कोर्ट ने ज़हमत नहीं की कि उसको सुने। तो ये भी एक अहम पहलू है उस सब चीज़ का। जी अच्छा वलीद साहब, हम इस पे दोबारा भी आएंगे बिकॉज 9 मई के बारे में आपको पता है कि हमारे इदारे भी बहुत हसास हैं और उनके लिए भी बड़ी अहमियत का हामिल है ये दिन। सो अगर आप बातचीत करना चाहते हैं तो इस दिन पर्टिकुलरली एहतजाज करने से या अपना नैरेटिव दोबारा से बिल्ड करने की कोशिश करने से क्या वो फासले बढ़ेंगे या फासले कम होंगे? बट एट द सेम टाइम कल जो आपको रिलीफ मिला है, क्या आपको लगता है कितने पुरुम्मीद हैं ये सीटें रिजर्व्ड आपको वापस मिल जाएंगी या क्या होने जा रहा है इस सिलसिले में आपको लगता है? इस पे काफ़ी गुफ्तगू और बहस हो चुकी है सारे मौजू पे। इत्तफाक से मैं आप ही के शो पे था और वो सुबह ही का वक्त था जिस दिन ये मामला जो इलेक्शन कमीशन ने जिसका फैसला करना था उसका हुआ या उसके अगले दिन ये मेरी आपसे गुफ्तगू हुई। इस वक्त तो जो अभी हुक्म जारी हुआ है इसको अबूरी हुक्म या एक प्रोविजनल या इंटरिम ऑर्डर जो है वही कहेंगे कानून की निगाह में, कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें आइन के तकाजे जो हैं बज़ाहिर पूरे नहीं हुए, इसलिए पिछला जो है हुक्म वो तो या फैसला मुअत्तल होता है, लेकिन ये मुअत्तली उस वक्त तक ही रहेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट का ये 3 रुकनी बेंच हतमी फैसला नहीं करता। ये एक बहुत अच्छी निशानी है, अच्छी सिम्बॉलिक अहमियत इसकी है। और
मैंने जो आपसे उस दिन भी गुफ्तगू करते हुए जब ये सारा हुआ था इब्तदाई फैसला इलेक्शन कमीशन का, ये कहा था कि चलें वो कोई बहस तो बन सकती है कि जी आपने वक्त पे कोई फहरिस्त नहीं दी अपने लोगों की, लेकिन आपके फहरिस्त ना देने की वजह से आपकी नशिस्तें किसी और को उसके कोटे से ज़्यादा चले जाना। मैंने वो तशबीह दी थी कि इम्तिहान में 70 नंबर का आपने पर्चा दिया है और आपको 90 नंबर दे दिया जाए 20 नंबर किसी और से लेके, ये उस तरह से था। तो इस पर बहुत से सवाल उठे हैं और बहुत जज साहिबान ने ये बात की है कल कि, और ये बड़ी एक अहम हमारे आइन का भी पहलू है कि मुंतखब नुमाइंदे ही जो है वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकेंगे। तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की बुनियाद पर ही जो है आप मखसूस नशिस्तें दे सकते हैं ना, यही सारी बहस चल रही है। लेकिन ये बिल्कुल रिलीफ एक ज़रूर मिली है और हतमी फैसला क्या होता है ये देखने की बात है, लेकिन हतमी फैसले तक जो है बहुत अच्छा इक़दाम लिया गया है। चलिए आपको उम्मीद है, लेकिन वलीद साहब आप हतमी फैसले में क्या एक्सपेक्टेशन क्या रखते हैं कि ये सीटें जो हैं चले उनसे तो वापस आ जाएंगी, अगर आ गई तो क्या फिर वापस आप लोगों के हाथ आएंगी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिल जाएंगी, रीइंस्टेट होंगी? जी इसमें मैं तो हर लिहाज से पूरे ऑप्टिमिज्म का जो है इजहार करूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही हो। बल्कि एक कानून में एक फ़िक्रा या एक मिसाल इस्तेमाल होती है, फ्रूट ऑफ अ पॉइजनस ट्री। तो अगर एक गलत फैसले की बुनियाद पे असम्बलियाँ तश्कील हुई तो उन असम्बलियों ने जो है कुछ वोट्स दिए, भले वो सदर के लिए हो, बड़े वो स्पीकर्स के लिए हो, वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर सेनेट के वोट्स, वो सब जो हैं वो उसी पॉइजनस ट्री के वो, यानी कि एक बुनियादी इक़दाम अगर जो है गैर कानूनी गैर आईनी था तो उसके नतीजे में हुए हुए इक़दामात भी उससे असरअंदाज हो सकते हैं। अब ये देखने की बात होगी कि इस फैसले में वो भी आता है या नहीं कि जो इलेक्शंस हो गए हैं। ऑफ कोर्स हम तो कहेंगे कि जी ये और कल की एक ऑब्जर्वेशन ये भी थी कि जी जब एक मुंतखब होने के हवाले से कोई इक़दाम होना होता है, नशिस्तें मिलनी होती हैं या किसी को मिलने से महरूम करना होता है, तो उसमें जो टेक्निकल किस्म की कबाहतें हैं या तकनीकी जो नुक्स हैं वो अवाम की राय के रास्ते में नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, बड़े अहम रिमार्क्स इसमें जमहूरियत और जमहूर और अवामी आरा के हवाले से सामने आए, वो भी कल सारा दिन रिपोर्ट होते रहे। अच्छा, कैन वी गो बैक टू टॉक अबाउट आपका जो वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी चेयरमैनशिप वाला मामला भी हम सोच रहे हैं आप ही से डिस्कस कर लें। वो मतलब डू यू आल्सो फाइंड इट फनी, रादर अम्यूजिंग और डिस्टर्बिंग और डिसहार्टनिंग कि भाई क्या हो रहा है? शेख वकास बन रहे हैं, शेर अफजल कह रहे हैं नहीं जी मैं तो कल चेयरमैन से मिलकर मानी चेयरमैन को मिलकर बताऊंगा कि आपके नाम पे लोग गलत बयानी कर रहे हैं। फिर आपकी कमेटी जो है वो कहती है कि नहीं शेख वकास को हमने नामजद किया है। सो यहाँ ऑलरेडी वलीद साहब कंफ्यूजन हो और बहुत से स्पोक्स पर्सन हो तो वहाँ कैन यू इवन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग कि लिटरली लगता है कि सारे लड़ रहे हैं और ये बड़ा रेगुलर हो रहा है अब तो? नहीं जी, मैं आप ये बारहा ये बात कर चुका हूँ, अब फिर दोहराऊंगा कि चूँकि हमारे बानी चेयरमैन कैद में हैं, कस्टडी में हैं और उनसे महदूद रसाई लोगों को हासिल है। अगर लोगों की तादाद महदूद ना भी सही लेकिन महदूद वक्त के लिए और महदूद दिनों पर जब ये हो तो ये चैलेंज बहुत जो है नुमाया हो जाता है, जिसमें आप कहें कि मैसेज गार्बल हो जाता है या फिर फैसले करने की जो है प्रोसेस में लगता है कि कोई कंफ्यूजन या केओस है। अब हमारे तर्जुमान आला रऊफ हसन साहब हैं, वो इस पे बयान दे चुके हैं कि जी हमारी पॉलिटिकल कमेटी जो है वो किसी मामले पर गौर करके एक फ़ैसला कर सकती है और वो फैसले की उतनी ही हैसियत है जो कि कमेटी के फैसले की है, वो एक सिफारिश के तौर पे बानी चेयरमैन के पास जेल में जाएगी। तो कमेटी ने कोई ऐसी बात की हो, लेकिन रऊफ साहब ने फिर कहा है कि जी मैं इंटरनल मामले पे कमेंट नहीं करूंगा। तो अगर कोई कमेटी कोई किसी फैसले पर
कोई तबसरा करने के लिए कोई पोजीशन ले लेती है तो वो हतमी फैसला फिर भी हमारे बानी चेयरमैन ही करेंगे, और वो जब तक जेल में उनको कमेटी का फैसला पहुंचेगा उस वक्त चले फिर उनकी तरफ से, क्योंकि उनकी तरफ से बार बार आता है ना, शेर अफजल कहते हैं उन्होंने तो मुझे बना दिया है, बाद में अब कमेटी नए नए नाम ला रही है। जो भी जिनको मौका मिलता है उनसे मिलने का, वो फिर कोई पैगाम लेके ही निकलते हैं और फिर वो कहते हैं कि जी उन्होंने खुद कहा है ये, तो बात जो होती है वो इस तरह पेश होती है कि जैसे उन्हीं के अल्फाज थे, लेकिन हर बार वो अल्फाज बदल जाते हैं। इन एनी केस वली साहब, फाइनली लेट अस कम बैक टू ये जो जलसा 9 मई वाला है, क्योंकि ये हमें ज़रा अजीब सी बात लग रही है। एक तरफ आप कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात होंगे तो फौज से ही होंगे, और दूसरी तरफ आप जानते हैं कि 9 मई के दिन के हवाले से इदारा जो है वो बड़ा सेंसिटिव है, और आप पैगाम क्या देना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर तो कोई ऐसी पाथ बन रहा है जहां मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो उसके इम्कानात कम नहीं हो जाएंगे अगर आपने 9 मई को इन अ सेंस अपने लिए कमेमोरेट किया या सेलिब्रेट किया, व्हाट एवर यू वांट टू कॉल इट। देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ अगर 9 मई के बारे में कुछ है तो मैं 2-3 बातें बहुत दफ़ा कर चुका हूँ। मसलन एक कि अगर कोई वायलेंस हुआ वो तो काबिल मज़म्मत है ही है, लेकिन दूसरी बात यह कि वो हमारी कोई पार्टी की पॉलिसी नहीं थी और वो लोगों का इनफरादी फेल था, और हमारी पार्टी की हिस्ट्री में कोई ऐसी बोरी बंद लाशें, कोई भत्ताखोरी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। तो हमारा तो मौक़िफ़ यही है बुनियादी तौर पे कि इसका एक जो है शफाफ किस्म का, गैर जानिबदाराना किस्म का जो है वो एक इसमें इंक्वायरी हो और इसके ऊपर तहकीकात हों, और उसमें मैंने तो आपको अर्ज किया ना कि कैजुअलिटीज अगर हुई थी कोई तो वो तो हमारी साइड से हुई थी। अगर वर्कर्स जो हैं वो जहाँ बहक हुए, वो उनकी वफात हुई उस दिन के वो मामलात में, वो तो हमारे वर्कर्स थे। जब जाहिर है जब एक समंदर या लोगों का हुजूम या झुंड या बलवाई कह लें, जो भी बेकाबू होता है तो फिर तो कोई भी कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर क्या मतलब वायलेंस तो हुआ ही था। अब वलीद साहब, अब ये बता दीजिएगा कि इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा क्लियर कट आपके बानी चेयरमैन का ये नैरेटिव था कि अपोजिशन वालों का अमरीकी सफ़ीर से मिलने का क्या काम है, इनका क्या तुक है, ये क्यों मिलते हैं। अब कल उमर अयूब साहब भी मिले हैं अमरीकी सफ़ीर से, और भी आपके दीगर लोग मौजूद थे, तो वो फिर जब आप लोग नैरेटिव बना रहे थे या वो बयानिया गलत था? जी, मैं उस बयानी के गलत या सही होने पर तो नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात हमारी क़यादत से हुई है, सेक्रेटरी जनरल जो है या लीडर ऑफ द अपोजिशन जो कौमी असम्बली में है, मैं समझता हूँ वो एक नुमाइशी या एक सेरेमोनियल किस्म की मुलाकात है, बिकॉज इस वक्त जो है वो जो हमें नज़र आ रहा है वो उनकी रियासत की पॉलिसी जो है वो तो कुछ हमारे जो मौक़िफ़ की तायद नहीं करती। उनकी रियासत की पॉलिसी जो है वो तो इस वक्त एक मैंडेट चुराने वाली हुकूमत की ही हिमायत कर रही है, हालांकि इनके मुल्क की सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो इलेक्शन के अंदर मुदाखलत के भी ऊपर बड़े वाज़े हैं, और दूसरी तरफ जो बाद में रिपोर्ट आई पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की जो स्टेटस और कैफियत है उस पर तो बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद हुई है, लेकिन पॉलिसी जो है हमारी तरफ अमेरिका की वो तो वही है जो पहले थी, और इसलिए मैं अगर उन्होंने आके अगर कोई कर्टसी तौर पे मीटिंग कर भी ली है तो चले, वेलकम जी, ठीक है, हम किसी को दुश्मन तो नहीं कहते, लेकिन हम किसी को गुलाम भी नहीं है, फेयर एंड गुड। लेकिन मेरे ख्याल में मैं इसमें बहुत ज़्यादा कोई आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू दिस मीटिंग। नहीं, इस मीटिंग को तो लेकर फिर पहले भी अगर अपोजिशन वालों से जब आप बरसर इक़्तिदार थे हुकूमत में अमरीकी सफ़ीर अगर मिल लेते थे तो फिर उसको भी हम नुमाइशी समझें और उसको भी मामूल की कार्रवाई समझें? हाँ जी, सिवाय कि मुझे एक वक्त याद है जो कि 2007 में हुआ था, कोई अमेरिकी सफ़ीर उस वक्त की भी अपोजिशन ही थी, मौलाना फजलुर रहमान से उनकी मुलाकात हुई थी, और उनका जो सफ़ीर थी वो खातून थी, N.W. पैटरसन उनका नाम था। वो बड़ी दिलचस्प उसके ऊपर तफसीलात जो हैं वो कुछ ही देर बाद जो है विकीलीक्स पर हर जगह आ गई, तो वहाँ पे जो गुफ्तगू हुई वो तो नुमाइशी के अलावा ही थी, उसकी तफसीलात तो बहुत एक अलग टॉपिक है, बट अदरवाइज चलिए लेट्स से मौलाना साहब तो हो सकता है आपके साथ एहतजाज करते कभी वक्त मुस्तकबिल करीब में नजर आए, लेट्स सी उसका क्या बनता है। बहुत शुक्रिया आपका वलीद साहब, इट्स रियली द नाइट इन अमेरिका, सो आप भी आराम करें।
अच्छा, लेकिन ये हम यहाँ आगे बढ़ेंगे। इस पे हम मजीद वैसे इस पे कोई डिलिब्रेशंस नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई और करे तो गलत बात है, अगर हम करें तो ठीक है। ये सिर्फ इनके लिए हम नहीं कह रहे, ये सारी पार्टीज जब वो किसी पे तनकीद कर रही होती हैं कि जी आपने किससे मुलाकात कर ली, वहाँ आप क्यों गए एंड ऑल दैट, क्यों भूल जाते हैं कि इन द पास्ट आपने खुद भी किया होगा और फ्यूचर में आप करेंगे भी, तो उसको फिर आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि उस वक्त हम क्यों किसी को सुना रहे थे, समझ में नहीं आता कि 9 मई में तो अवामी रद्द-ए-अमल था, अवामी गम और गुस्सा था, लेकिन जब कारकुनों की बात आती है कि वो ज़ख्मी हुए या इनके मुताबिक वो शहीद हुए तो वो हमारे कारकुन थे, तो हमारे कारकुन वहाँ क्या कर रहे थे अगर ये सब कुछ हो रहा था तो क्योंकि वो हमने तो किया ही नहीं, वो तो हम थे ही नहीं। ये भी और इसको अगर बहुत माइक्रो लेवल पे ले आए ना, एक ह्यूमन लेवल पे अगर आप ले आए, तो जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं कुछ करने से तो खुद भी ना करें ना, वरना फिर वो बात सही बैठती नहीं है। बिल्कुल मैं एक छोटे से लेवल पे ले आई हूँ, यहाँ तो खैर मीटिंग्स वगैरह की बात हो रही है और मई शुरू होते ही गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ भी कुछ महसूस हो रहा है। कल कराची समेत सिंध के, आपको तो अभी don't get me started. What do you mean don't get me started? It is human. मैंने इन्हें कहा आते ही शुरू में 9 बजे से पहले कि यहाँ गर्मी हो रही है, इन्होंने कहा नहीं मौसम ठीक है, स्टूडियो की बात हो रही है, और उसके 10 मिनट बाद इन्होंने कहा ओहो यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है। ये क्या बात है भाई? मुझे नहीं लग रही थी ना, बट इन एनी केस हम शहरों की बात कर रहे हैं, तो सारे अगर आप शहर देख लें मुल्क के, तो उनमें मौसम जो है वो गर्म और खुश्क रहना शुरू हो गया है और रहेगा भी। PTMA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया है। पंजाब के मैदानी इलाकों में हीट वेव के इम्कानात ज़्यादा है, ख़ास तौर पर बड़े शहर जो हैं वो हीट वेव की ज़द में आ सकते हैं। बात करेंगे डायरेक्टर जनरल PTMA पंजाब इरफान अली हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब शुक्रिया। कुछ दिन पहले तक बारिशों की वजह से वार्निंग जारी की जा रही थी, अब बताया जा रहा है कि गर्मी भी शदीद खतरनाक हो सकती है, क्या तैयारी है आप लोगों की? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी आपने देखा कि अप्रैल का महीना वो अनप्रेसिडेंटेडली इसमें बारिशों की हमें 4 वार्निंग देनी पड़ी PTMA के फोरम से, और इन 4 वार्निंग के नतीजे में फिर गरज चमक के साथ बारिश भी हुई, और आपने देखा कि इसमें काफ़ी जानी नुकसान भी हुआ, ख़ास तौर पे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की वजह से। और सिर्फ 13 अप्रैल को एक सिंगल डे पे 6 अजला में 21 लोगों की जान गई। तो इसी टोटल 26 कीमती जाने वो इनकी गरज चमक के साथ जो बारिश हुई, ख़ास तौर पे बिजली गिरने के वाक़यात की वजह से 26 लोगों की जान गई। तो बिल्कुल अप्रैल का महीना हमारा इस तरीके से रहा कि जिसमें बहुत ज़्यादा वो बारिश और थंडरस्टॉर्म्स वो रहे। लेकिन अब जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही हैं कि हीट वेव और टेम्परेचर में एक अनप्रेसिडेंटेड और एक अबव एवरेज वो राइज़ वो आगे मुतवक्का है। तो इस ज़मन में हमने हीट वेव की वो जो ऑलरेडी है वो एक एडवाइजरी भी थ्रू आउट जारी कर दी है। इरफान अली साहब, आप अबव एवरेज की बात कर रहे हैं, तो अब बताया ये जा रहा है कि इस बार मानसून की बारिशें भी मामूल से ज़्यादा होंगी और एक बार फिर जो है सैलाब भी आ सकता है। ये सारी फोरकास्ट है, तो ये बारिशें कब से शुरू होने का खदशा है, कुछ ये इंफॉर्मेशन दें। जी बिल्कुल, जो अब मेघ इसमें तो बिल्कुल हल्का वो बारिश का सिस्टम है, अदरवाइज़ इसमें ज़्यादा टेम्परेचर राइज़ ही रहेगा। हाँ, अलबत्ता जून और जुलाई में वो जो मॉनसून हैं उनकी अभी तक जो प्रेडिक्शंस हैं वो यही हैं कि इस दफ़ा की प्रेसिपिटेशन वो अबव एवरेज है। तो अगर अबव एवरेज मॉनसून होता है तो डेफिनेटली उसमें फिर कैचमेंट एरिया में बारिशों की को मद्देनज़र रखते हुए, और फिर दूसरा इसके साथ साथ कपल्ड विद दिस स्नो मेल्टिंग फिनोमेना जो है, ये जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो उसके बाद फिर सैलाब का ये पेशकमा वो बनती हैं। तो बिल्कुल हर तरह से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ मिनिस्टर पंजाब की हदायत के मुताबिक PTMA वो ना सिर्फ पूरी तरह इस तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार है, और आजकल का जो ये टाइम है इसको बिल्कुल बेटर और बेस्ट यूटिलाइज़ किया जा रहा है अपनी प्रिपेयर्डनेस को, प्लानिंग को वो बेहतर से बेहतर करने के लिए। और खुदा न खास्ता अगर ऐसी कोई आफत आती है सैलाब की सूरत में तो उसको पूरी तरह से इंशाल्लाह निपटा जाएगा। जी बहुत शुक्रिया इरफान अली साहब, PTMA के डायरेक्टर जनरल हैं पंजाब के, और देख ही लें कि मौसम क्या बन रहा है। सो एवरीबडी नीड्स टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट।
सर्टनली ज़ाहिर है, और हमें अपने इंडिविजुअल इनफरादी तौर पे भी अपनी अपनी तैयारी होती है ना। किसानों की अपनी तैयारी होती है। मुझे याद है कि लाहौर में जब रहते थे मानसून आने वाला होता था तो घर की अपनी तैयारी होती है, छतों की टीप शीप बंदा कराता है, परनाले वगैरह खोलता है। करेंगी म्यूनिसिपैलिटीज करेंगी, दैट्स अनदर स्टोरी, लेकिन अपने लिए आप लोग तैयार रहे हैं। अभी वैसे कोई इतना चांस नहीं है। अच्छा एक लाइन प्लीज, ये मैंने बड़ी याद करके रखी हुई है। मुर्गी के पर तो वैसे ही होते हैं, मगर काफी अरसे से मुर्गी को लगता है कि शाहीन के पर लगे हुए हैं। वाह, मुझे लगा अभी कहेंगी जहाज के पर लग गए। हाँ, वो भी अच्छा था। I could have put that in as well. मुर्गी की परवाज आसमानों को इनका मतलब है छू रही है। परवाज से मुराद है कीमत। अब ये कहा जा रहा है कि शायद मुर्गी के दाम कुछ नीचे आए क्योंकि पंजाब हुकूमत ने चूजे की बरामद पर पाबंदी लगा दी है और इस बारे में समरी तैयार कर ली गई है। कल से खबरें आ रही हैं कि इस फैसले के बाद ही चूजे की कीमत गिरने लगी है। चूजे की कीमत 230 रुपए से कम होकर 160 रुपए पर आ गई है। फार्मर एसोसिएशन के रहनुमा का कहना है कि चूजे की कीमत में कमी से मुर्गी की कीमत कम हो सकती है। हमारे साथी जवाद मलिक हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। बड़े सवाल है जवाद, लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि चूजा एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा था और एक्सपोर्ट क्यों किया जाता है, ये सारा एक्सप्लेन करें। ये सब हमारे सामने तो पहली दफा ही हम सुन रहे हैं, क्या होता है इसमें? जी बिल्कुल, इस वक्त जो एक्सपोर्ट है चूज़े की, वो हम देख रहे हैं कि जो ख़ास तौर पर ममालिक हैं, चिकन के हवाले से बात करें तो वो तो कतर, ओमान, यूएई को होती है, और जो चूज़े की एक्सपोर्ट है वो अफगानिस्तान को हो रही है। और इसका जो दादोशुमार हमने कल हासिल किए थे स्टेक होल्डर से, एक्सपोर्टर से बात की थी, तो उनका कहना था कि जो इस वक्त मजमूई तौर पर हमारे यहाँ चूज़ा तैयार किया जाता है उसमें से 30% एक्सपोर्ट अफगानिस्तान को कर दी जाती है। और ये कोई आज से नहीं हो रही, सालों से हो रही है। लेकिन असल मसला ये है कि एक्सपोर्ट के हवाले से जो मुकामी डिमांड होती है, सप्लाई होती है, उसको देखने की ज़रूरत होती है। इस वक्त चूँकि डिमांड और सप्लाई में फ़र्क आ चुका है, यहाँ पर चूज़े की शॉर्टेज है। तो जब चूज़ा उसका रेट था, जब एक्सपोर्ट होती थी आमतौर पर तो 40 से 60 रुपये एक दिन का चूज़ा उसकी कीमत होती थी, लेकिन इस वक्त बढ़कर वो बुलंद तरीन सतह पर कुछ अर्सा पहले तक जा चुकी थी 260 रुपये तक एक चूज़ा। तो जब चूज़े की कीमत 260 हुई तो उसको देखते हुए जो मौजूदा गवर्नमेंट ने चंद रोज़ पहले इस तजवीज़ पर गौर शुरू कर दिया और एक समरी तैयार की गई है कि जो चूजे की एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई जाए और जो मकामी सतह पर यहाँ पर जो बड़ी है कीमत चूजे की, उसको कंट्रोल किया जाए। अभी जो एक्सपोर्ट बंद की है इसकी कोई खास वजह है या कीमत कम करने के लिए ही एक्सपोर्ट बंद की है? और अब चूंकि बंद होने जा रही है तो कितना फ़र्क पड़ सकता है मुर्गी की कीमत पर? जी बिल्कुल, चूजे की जो बरामद है उस पर पाबंदी लगाने की वजह इसलिए पेश आई है और हुकूमत ने इसलिए गौर शुरू किया है क्योंकि यहाँ पर शोर मचा था और शॉर्टेज पैदा हुई थी। चूज़े की जो थी एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ने का इम्कान था, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने इस तजवीज़ पर अमल शुरू किया है। और अगर इस चूज़े पर जो पाबंदी लगती है, जैसा कि गवर्नमेंट गौर कर रही है, अगर इस पर अमल दरामद मुमकिन हो सका तो जो स्टेक होल्डर्स हैं, पोल्ट्री एसोसिएशन है, फार्मर एसोसिएशन है, उनका ये कहना है कि ना सिर्फ 30% जो चूज़ा होगा यहाँ पर इस्तेमाल होगा, बल्कि उससे हमारी जो डिमांड और सप्लाई की सूरत हाल है उसमें बेहतरी आएगी। और इस वक्त जो चूज़े की कीमत है वो 260 रुपये से हम देख रहे हैं कि जो ही ये खबरें आना शुरू हुई थी एक्सपोर्ट पर पाबंदी की, तो उससे कम होते होते इस वक्त 160 और 70 पर आ चुकी है। अगर पाबंदी लग गई तो चूज़ा जो है उसमें 40 से 50 रुपये मजीद कमी का इम्कान है, यानी 260 से कम होकर 100 मिलेगा। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद मलिक हमसे बात करने का। और इसको हम किस न्यूज़ में लें? गुड न्यूज़ के डब्बे में डाल दें? गुड न्यूज़ के डब्बे में ही डालेंगे, अनलेस के फार्मर्स ने, पोल्ट्री फार्मर्स ने एहतजाज न शुरू कर दिया कि भाई हमें तो एक्सपोर्ट करने दें, हम उससे ज़रा मुबादला कमा रहे हैं। गुड न्यूज़ की चीज़ नहीं कर सकेंगे अगर मगर में अगर चले गए, अभी ठीक है। सो इट लुक्स लाइक इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। एज लॉन्ग एज आम आदमी को, गरीब आदमी को पर्टिकुलरली फ़ायदा होगा, मतलब वो इंसान जिसको प्रोटीन नहीं मिलता है, और मुर्गी ही ज़ाहिर है एक cheaper as compared to others, एक अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन बच्चों की नशोनुमा के लिए कितना ज़रूरी है, अगर वो इंसान की दस्तरस में आता है तो सर्टेनली एक अच्छी खबर है। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, इट इज़ द ओनली अफोर्डेबल, मतलब अंडे भी महंगे हैं लेकिन अंडे और मुर्गी ये एक अफोर्डेबल सोर्स ऑफ प्रोटीन है। और प्रोटीन बच्चों के लिए, वैसे किसी भी इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, उसकी पर्टिकुलरली बच्चों की नशोनुमा के लिए। सो अगर वो इंसान की दस्तरस में, एक आम आदमी की दस्तरस में वापस आता है जो कि निकल गया था, और बिल्कुल लाइक हफ्ते में एक दफ़ा या त्यौहार पे या महीने में 2 दफ़ा पे बात पहुँच गई थी। जब आपको वाइट मीट डॉक्टर कहता है कि वाइट मीट खाएं, रेड मीट ना खाएं, तो मुर्गी ही फिर ऑप्शन रह जाता है, या फिर फिश होती है, लेकिन फिश के सारे मौसम नहीं होते, हर किसी को एक्सेसिबल नहीं होती, हालांकि फिश इज आल्सो व्हाइट मीट।
लेकिन एक्सेसिबिलिटी तो हर जगह नहीं होती। मुर्गी इज़ द ओनली थिंग जो कि खाई जा सकती अच्छा है। जी, एक और अच्छी खबर जो इंशाल्लाह हम दोबारा से अच्छी खबरों के डब्बे में डालेंगे। अजलान शाह हॉकी कप में पाकिस्तान टीम अपना तीसरा मैच आज जापान के खिलाफ खेलेगी। मेजबान मलेशिया और कोरिया को शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। How good is that? How good does मतलब that when was the sound? last time you heard us say कि हॉकी में पाकिस्तान टॉप पे है? तो इसको एक और दफा कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान टॉप पर है और कौमी टीम के कप्तान जो है हमाद शकील भट्ट और नायब कप्तान अबू बकर का कहना है कि मुसलसल 2 जीत से खिलाड़ियों का मोरल जो है, खिलाड़ियों का मोरल, हमारा मोरल बड़ा अच्छा हो गया है। हम तो यहाँ पे मतलब मुश्किल बैठे हुए हैं क्योंकि यू नो हॉकी में कामयाबी, हॉकी के बारे में बात करना, हॉकी में अगर अच्छी खबरें आए तो उसका अपना ही मजा होता है। That's right. जिनसे हमने बात करनी है। और सलीम साफी साहब हमें इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि कल सर्टनली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिला है, फिर दूसरी तरफ 9 मई को बाकायदा ये कुछ एहतजाजी तहरीक या जल्द से जुलूस एटलीस्ट कुछ करने का प्लान करते हैं, कर रहे हैं। अच्छा, सब पे बात कर लेते हैं। साफी साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है साफी साहब? अच्छा साफी साहब, मखसूस नशिस्तों वाले केस में तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला है और वो काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हैं। वलीद इकबाल साहब अर्लियर आवर में हमारे साथ थे शो में। तो क्या ये उम्मीद रखी जा सकती है कि इस फैसले के बाद उन्हें अदलिया से जो शिकायतें और तहफ़्फ़ुज़ात थे उनमें कमी हो गई होगी, कुछ एतमाद जो है वो बहाल हुआ होगा PTI के लिए? नहीं, हमारी सियासी जमातों का वतीरा ये रहा है कि वो केस टू केस इदारों के बारे में तारीफ़ करती है या फिर उस पर तनकीद करती है। जो फ़ैसला हक़ में आ जाता है तो फिर वो अदलिया की तहसीन करते हैं और अगर फ़ैसला ख़िलाफ़ आ जाए तो फिर उस पर तनकीद करते हैं। वैसे पहले भी PTI के हक़ में अदलिया ने बहुत सारे फ़ैसले दे दिए हैं, लेकिन जो चंद एक उनके ख़िलाफ़ आए हैं तो आपने देखा कि उसकी बुनियाद पे वो तनकीद भी करते रहते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसके बाद अदलिया की वो तहसीन करते रहेंगे। ये एक फ़ैसला है, फ़ैसले की हद तक। अच्छा, दूसरी तरफ साफ़ी साहब तहरीक इंसाफ ने 9 मई को बाकायदा मनाने का ऐलान कर दिया है, जल्द से रखे जाएंगे। बाकायदा ऑनलाइन मुहिम भी चल रही है। ज़ाहिर है कि वो ख़ुद को विक्टिम के तौर पर पेश करना चाहते हैं। अब वो जिन हल्कों से मुज़ाकरात चाहते हैं वो भी 9 मई के बारे में बड़ा सेंसिटिव हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने से आपको लगता है कि फासले बढ़ सकते हैं? और यही बदकिस्मती की बात है जो 9 मई सबसे बड़ी रुकावट है इस्टेब्लिशमेंट और PTI के ताल्लुकात में। और PTI जब तक 9 मई के मामले पे बाकायदा माजरत नहीं कर लेती और तो उस वक्त तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके रास्ते खुल नहीं सकते। और इस्टेब्लिशमेंट ने जितना सीरियस उसको लिया हुआ है तो उसमें अगर PTI उल्टा इस मरतबा 9 मई को एक दिन के तौर पर मनाती है तो ये इस्टेब्लिशमेंट से उसकी मज़ीद दूरी का बायस बनेंगे। अच्छा साफी साहब, हुकूमत की बात की जाए तो यहाँ भी कुछ तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं। काबीना में पीपल्स पार्टी की वापसी की खबरें जो हैं वो भी बड़ी गर्म है। सब इत्तेहादी काबीना में आ जाने के बाद आपको लगता है कि हुकूमत वो सियासी इस्तेकाम हासिल कर लेगी जिससे ये तासुर बन जाए कि हाँ अब ये लोग जो हैं 5 साल निकाल लेंगे और ठीक निकाल लेंगे? सियासी इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान में कुछ और फैक्टर्स की भी ज़रूरत होती है और उसमें इस बात पे भी इन्हिसार है कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो कितना मोमेंटम बनाती हैं और हुकूमत को कितना डिस्टेबलाइज़ करती हैं। सिर्फ पीपल्स पार्टी की शमूलियत और अदम शमूलियत पे उसका इन्हिसार नहीं होगा, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून का बर्डन शेयर हो जाएगा अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है। और वैसे भी पीपल्स पार्टी को हुकूमत में आना चाहिए क्योंकि अगर वो कहे भी और ये तासुर दे भी कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन आवाम समझते हैं कि वो इस हुकूमत का हिस्सा है दूसरे बिलवास्ता तरीके से। इसलिए बिलवास्ता तरीके से हुकूमत करने की बजाय बराह रास्त हुकूमत का हिस्सा बन जाना चाहिए। बराह रास्त बन जाना चाहिए और बन जाएंगे अपेरेंटली, बजट से पहले यही कहा जा रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका साफी साहब। फिर खबरें ये भी हैं कि भाई बिलावल भुट्टो भी दोबारा से वजारत खारजा का कलमदान संभाल सकते हैं, इसीलिए इसहाक डार साहब को नायब वज़ीर आज़म भी बनाया गया। वो होता है नहीं होता है तो पता लग ही जाएगा। लेकिन फिर अभी तो अगर चूंकि अभी कुछ भी हतमी फैसला तो हुआ नहीं है, लेकिन इट मेक सेंस ना कि सागदार को वो रोल जो कि रोल कभी फुलफिल नहीं होता और कभी फिट भी नहीं बैठे कभी भी नहीं होता। कभी आपने पहले सुना है कि वाइस प्राइम मिनिस्टर हो हमारा? सागदार साहब खुद एज फॉरेन मिनिस्टर कहाँ फिट होते हुए नजर आए आपको?
मतलब when did you see him engaging or his engagements or he doing something or so you know this could be being like busy with paving the it. way for a change like that. अच्छा, Let's see. अभी हम बिल्कुल चेंज करेंगे टॉपिक। टीम तो हमारी चली गई है। कप्तान बाबर आजम इस बार T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी घर लाने के लिए बहुत पुरुम्मीद हैं और हम दुआगो हैं और हमें भरपूर यकीन है। कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबर आजम ने कहा कि हमने मुशावरत से बेहतरीन टीम मुंतखब की है, सारा फोकस वर्ल्ड कप जीतने पर है, कोशिश होगी इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप स्क्वाड को ही मैदान में उतारें। और रोटेशन का वक्त अब नहीं रहा टाइम कम है क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे और अभी जितने मैचेस भी होंगे उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो जिस टीम के साथ हमने खेलना है वर्ल्ड कप के लिए उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। अच्छा, साथ ही मोहम्मद हारिस को स्क्वाड का हिस्सा ना बनाने के सवाल पर बाबर आजम का कहना था कि हारिस को PSL में मौका मिला मगर वो परफॉर्म नहीं कर सके और उन्होंने हसन अली की टीम में शमूलियत की वजह भी बता दी। मैं भी काफ़ी देर से सुन रहा हूँ कि उसको क्यों लाया। देखें ये सब सिलेक्टर ने भी क्लियर किया कि वो बैकअप के तौर पे है, ये नहीं है कि वो 15 में है। वर्ल्ड कप के बाद जो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल उसको वैसी नहीं मिली, लेकिन नंबर जो था उसका वो जो टॉप ऑर्डर का था, PSL में उसको अपॉर्चुनिटी मिली जिस तरह उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली उससे नहीं हुआ। पाकिस्तान टीम को पहले पावर प्ले में एवरेज स्कोर कम करने पर अक्सर तनकीद का रहता है सामना और बाबर आजम ने इसकी ये कहकर वजाहत की है कि रिजवान और उनके खेलने का अंदाज मुख्तलिफ है। जितना मुझे पता है कि हम मोस्टली जो है वो पावर प्ले 50+ होता है। मेरी और रिजवान के एक डिफरेंट खेलने का एक तरीका है। हमने 70 भी किए, उनमें हमने 60 भी किया, उसमें हमने उस चीज़ में हमने 200 भी चेज़ किए। अच्छा जी, सो दिस इज हाउ इट इज। अब जरा इस पे हम बात करेंगे। टीम रवाना हो चुकी है। गैरी क्रिस्टन ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया, तो राब्ते में है। बाबर कह रहे थे कि मुसलसल मशवरे लेते रहते हैं, वो जल्द टीम को ज्वाइन कर लेंगे। ये कुछ विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। टीम रवाना हो चुकी है वाया दुबई। दे विल रीच आयरलैंड इंग्लैंड उनकी सीरीज होगी और फिर वहाँ से सीधा अमेरिका फॉर द वर्ल्ड कप। सिकू भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिकू भाई, यही जो अवेलेबल रिसोर्सेज थे, ऑप्शंस थे, उसमें से आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट वी कुड हैव एज अ स्क्वाड? नहीं, इससे देखिए, मैंने उस दिन भी कहा था कि जो सिलेक्शन होती है ना, इससे थैंकलेस जॉब। आप कुछ कभी भी हर एक को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते आप। हाँ, ये तो तय है। 25 करोड़ की आबादी है सर, और 25 करोड़ में से 1 करोड़ क्रिकेट खेल रहा है। 1 करोड़ में से तकरीबन 100-200 लड़के तो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं। उनको आप कैसे सेटिस्फाई करेंगे? मगर उसके लिए थोड़ी सी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं, उसके हिसाब से आपको चलना होता है, तो फिर आप कामयाब होते हैं। देखिए, जो अनफिट लड़के हैं, अभी आप आयरलैंड जाएंगे तो आप वो अभी शायद वो ये कह रहा था कि अब हमारे पास एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं, रोटेशन का टाइम नहीं है, तो फिर वो इंजर्ड प्लेयर कैसे खेलेंगे? उसके लिए बेस्ट इलाज ये होता है कि सारी जिंदगी हमने देखा है कि उन लड़कों को जो अनफिट थे, रिजवान के अलावा, रिजवान जो है वो तो परफॉर्मर है, रेगुलर बेस पे परफॉर्म करता है। बाकी लड़के रेगुलर बेस पे जो परफॉर्म नहीं करते, अनफिट थे, उनको कहते हैं प्रेसिडेंट कप चल रहा है, आप इसको खेलें, हम आप पे नजर रख रहे हैं, आप फिट होंगे तो हम आपको बुला देंगे, ताकि वो इधर खेलते रहते, उनका रिदम बनता, वहां लड़के जो है अपनी पूरी टीम खिलाते, जो फिट होता उसको आप बुला लेते। ये पूरी दुनिया में होता है। हमारे दौर में हमेशा यही होता था कि कोई अनफिट होकर आता था, उसको कहते थे जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, चाहे वो कोई। अच्छा सिकंदर, अभी भी जो टीम बन गई है, आप हमें बताएं, क्या पत्थर की लकीर हो गई है? इससे पहले, मतलब वर्ल्ड कप से पहले आयरलैंड इंग्लैंड ये सब कुछ होना है, वहां अगर लगा कि कोई फिट नहीं है या परफॉर्म नहीं कर रहा एग्जैक्टली, तो क्या बदल देंगे? बिल्कुल। पहला शायद इंग्लैंड का जो पहला मैच है 25 मई है शायद, वो पहले मैच के बाद इनको पूरी टीम अनाउंस करनी है। अगर आपने वो ये मैं जो सही कह रहा हूँ, अगर जो कि मैंने सुना है सब ये याया और भट्टी साहब बता रहे थे, तो फिर हमें सारे अनफिट प्लेयरों को खिला के देखना है आयरलैंड के खिलाफ, ताकि जो फिट है। इसीलिए मैं कह रहा था कि वो इधर खेलते प्रेसिडेंट कप, आप वहां पर अपने पूरे लड़के खिलाते, दोनों लड़के प्रैक्टिस में होते, मैच प्रैक्टिस। देखें, जिंदगी में याद रखें, जो क्रिकेट के अंदर एक चीज कही जाती है, जो नॉन क्रिकेटर्स हैं उनको नहीं पता, मगर उनके पास यूसुफ है, उनके पास रजाक है, उनके पास वहाब रियाज है, उनके पास असद शफीक है, कि क्रिकेट में जो खेल, अगर आपने किसी को चेक करना होता है, मैच से अच्छी चीज कोई नहीं होती।
ये नेट की प्रैक्टिस में देखना इज यूजलेस। आपको देखना होता है क्रिकेट मैच में, वहां प्रेशर अलग होता है ना, आपकी पिटाई होती है, आप जोर लगाते हैं, अगर आपसे रन नहीं हो रहे थे आप कोशिश कर रहे होते हैं, तो मैच प्रैक्टिस इज बेटर देन, हर लिहाज से बेटर देन द नेट्स। तो ये बड़ा अच्छा होता है कि यहाँ पे वो प्रेसिडेंट कब चल रहा है, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का ये आलम है कि हमें ही नहीं पता था, कि मैं तो हैरान हो गया, अरे यार वो तो प्रेसिडेंट कब चल रहा है। तो प्रेसिडेंट कप में वो लड़के जाके अनफिट को कहते हैं भाई हारिस रऊफ साहब जाएं खेलें, आजम आप जाएं खेलें, फिर हम आपकी फिटनेस देखते हैं, इरफान को बोलते हैं, और वहां पर आयरलैंड में प्रॉपर लड़के खेल रहे होते, यहाँ अगर वो फिट होते उनको बुला लेते अगर उनकी जरूरत होती। अब क्या होगा कि जब आयरलैंड से मैच होगा तो बाबर ही ओपन कर रहे होंगे, वही लड़के खेल रहे होंगे, जो अनफिट लड़के हैं पता नहीं उनको कितना मौका मिलता है, ये देखेंगे, फिर हम खिंचाई करेंगे तो फिर वो कहेंगे आप हमारी खिंचाई करते हैं। फिर अब तो बाबर ने कैटेगोरिकली ये कहा है कि हमने जो टीम वर्ल्ड कप में खिलानी है वही कॉम्बिनेशन अब हम इंग्लैंड आयरलैंड में भी मैदान में उतारेंगे, वी डोंट हैव टाइम। तो फिर वो अनफिट लड़कों को क्या बस ऐसी अनफिट लड़कों को खिला देंगे? नहीं तो फिर वो उम्मीद में बैठे हैं ना कि वो अनफिट फिट हो जाएंगे। नहीं देखिए, आजम जो है वो बहुत अच्छा पावर हिटर है नीचे खेलने के लिए, हमें सिर्फ उसकी फिक्र है कि फिटनेस की, वरना उसकी जगह बनती है। अगर आपने इसको खिलाया हाफ फिट हुआ तो फिर वो तो उसके लिए भी अच्छा नहीं है ना, तो वो मतलब है कि स्ट्रगल करेगा। फिर आपका रिजवान है, आप किस तरह खिलाएंगे उसे अगर वो हाफ फिट है? देखिए हैमस्ट्रिंग इज अ वेरी सीरियस थिंग, उसको प्रॉपर सही होना चाहिए, वरना रनिंग बिटवीन द विकेट आपका पैर स्ट्रेच नहीं हो सकता, उसको भी आपने चेक करना है। हारिस रऊफ को आप लेकर चले गए, हसन को आपने उसका स्टैंड में, भाई आप उसको मैच खिलाने के लिए भेज देते प्रेसिडेंट कप में। अच्छा बात सुनिए, वी आर टॉकिंग अबाउट बॉलर्स। बाबर ने कहा था कि जो ज़मान फ्रेश बॉल के बॉलर हैं, सो वो हमने तो लाहौर कलंदर को हमेशा, हाँ मतलब नई गेंद से न्यू बॉल सो नई गेंद से वो, मगर हमने हमेशा लाहौर कलंदर ने उन्हें डेथ ओवर्स में यूटिलाइज किया है, तो हम जरा कंफ्यूज हो गए थे कि ज़मान डेथ ओवर्स के, हमें लगता था कि ज़मान डेथ ओवर्स के बॉलर हैं, अब प्रॉब्ली बाबर को लग रहा है कि वो नई गेंद के बॉलर हैं। नहीं अब्दुल्ला आप बिल्कुल सही कह रहे हो। कुछ ऐसा दिया था कि नए बॉल के बॉलर ज्यादा हैं। हाँ तो इसलिए वो नहीं गए ना, ही इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्क्वाड। सो या देखिए हारिस नहीं कराना चाहता नया बॉल, ठीक है, ये नहीं कराना चाहता नया बॉल, जमान भी पुराना गेम करता है, वसीम साहब थे वो भी पुराना गेम करना चाहते थे, वहाब रियाज खुद पुराना गेम करते थे जो कि वहाँ पे मैनेजर हैं। देखें ये सारी बातें मैं समझता हूँ कि जो मैं एज अ फास्ट बॉलर हमेशा हैरान और परेशान होता था कि ये लड़के नया बॉल क्यों नहीं करना चाहते। नया बॉल तो स्विंग होता है, अगर वो ही आपके पास नहीं है तो यानी कि आप गेंद पुराना हो जाए, थोड़ा सा रफ हो जाए, तो फिर उसको कंट्रोल आपके पास है, दैट इज नॉट अ गुड थिंग। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जमान खान डेथ बॉलर्स का बहुत अच्छा बॉलर है, मगर बैड लक, ही वाज अ यंगस्टर। उसको जैसे भी आप एक सिंगर्स को भी, दोनों सिंगर्स को प्रमोट कर रहे थे, एक अमेरिका में बैठा है एक पाकिस्तान में, उन्होंने तो बहुत ही अच्छी बात है, हमें नए बच्चों को प्रमोट करना है ताकि हम नए। जी सिकंदर गॉट इट एंड आल्सो दैट्स ऑल द टाइम वी हैव, लेकिन हम रोज कराची में मैट्रिक के पर्चे शुरू हो गए हैं और इस मरतबा पर्चे किस तरह से हो रहे हैं, चीटिंग हो रही है, पर्चा पहले आ रहा है सोशल मीडिया पे कि नहीं आ रहा है, ये हमें बताएंगे राना जावेद हमारे साथ। नॉर्मल बात होगी है ये पूछना। मैट्रिक के इम्तहानात का आगाज़ हो चुका है और 9वीं जमात का आज 9:30 बजे पर्चा शुरू हुआ कंप्यूटर साइंस का। तकरीबन 3,60,000 से ज़ायद तलबा और तालिबात हैं जिनके लिए कराची भर में 500 से ज़ायद इम्तहानी मरकज़ कायम किए गए हैं। लेकिन इम्तहानी मराकज़ का आज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड डॉक्टर अशरफ अली शाह ने खुद विज़िट किया और दीगर विजिलेंस टीमें हैं वो भी विज़िट कर रही हैं। क्या सूरत हाल देखने में इस वक्त भी हम एक सेंटर में मौजूद हैं, चेयरमैन साहब से पूछते हैं सर कैसा रहा आज का दौरा, क्या इंतजाम देखे, क्या कमी पेशी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी मेरे साथ थे, आपने देखा कि सेंटर स्मूथ चल रहा है और बच्चों से भी पूछा गया कि वो पुरसुकून माहौल में जो है इम्तिहान दे रहे हैं, जो एक हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को जो है वो सही माहौल दिया जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे साथ कि ये माशाल्लाह सही तरीके से जा रहा है और बच्चे क्लासों में भी जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से बैठे हुए हैं और जो है वो पुरसुकून तरीके से इम्तिहान जा रहा है जिस तरह से इम्तिहान होना चाहिए। जी आप सुन रहे थे। साथ ही ये बताएं कि मैट्रिक बोर्ड की इंतजामिया की जानिब से मोबाइल फ़ोन के दाखिले पर जो है पाबंदी आई थी। कोई भी तालिब इल्म मोबाइल फ़ोन के साथ अगर पकड़ा गया तो न सिर्फ उसका पेपर कैंसिल किया जाएगा बल्कि मोबाइल भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा इम्तिहानी मराकज़ के जो एतराफ़ के इलाके हैं वहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज है और फोटो स्टेट जो दुकानें हैं वो भी बंद रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। जी ओके, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर जिनके एग्जाम्स अभी। अच्छा जी, फैशन की दुनिया का एक बहुत बड़ा इवेंट, फैशन क्या मतलब
हॉलीवुड कह लें या शो बिजनेस कह लें, फैशन, हाँ, बिगेस्ट इवेंट ऑफ फैशन मेट गाला हो रहा है अमेरिका में, न्यूयॉर्क में इस वक्त। उसमें इंडिया से भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ गए हुए हैं और पूरी दुनिया की नजरें होती हैं इस बात पर कि किसने क्या पहना है। हाँ, क्योंकि हर साल कोई ना कोई थीम दे देते हैं, उस थीम के मुताबिक जो आर्टिस्ट होते हैं जो अटेंड करते हैं उन्होंने कुछ ना कुछ तैयार होना होता है एंड दैट इज़ प्रीटी मच इट। लेकिन सारी नजरें होती हैं, पूरी दुनिया से आर्टिस्ट जो हैं वहाँ पहुँचते हैं, तो यही हुआ कल। डिजाइनर्स को अपनी क्रिएशंस शोकेस करने का मौका मिलता है, सो इट्स प्रॉब्ली स्टिल गोइंग ऑन एंड दैट इज इट फॉर टुडे। वी विल सी यू टुमारो। बाय।